ओके, हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, तो देखिए हमने हमारी यूनिट स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 11 रहने वाला है। और आज के 11th लेक्चर पर जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। ओके, देखो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन क्या है। तो फर्स्टली आपको मैं थोड़ा कोरोजन एक्सप्लेन कर देती हूँ, मतलब एग्जाम पे भी आपने फर्स्टली थोड़ा सा कोरोजन एक्सप्लेन करना है, देन आप पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन पे बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं बताऊं तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन है क्या। तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे ना जो कोरोजन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राई कोरोजन, एक होता है वेट कोरोजन। ओके, अब आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है ना, ड्राई कोरोजन एंड वेट कोरोजन क्या होता है। ड्राई कोरोजन मतलब जो कोरोजन होगा बट वो किसकी वजह से होगा, ड्राई गैसेस की वजह से होगा। क्योंकि आपको पता है ना कोरोजन कैसे होता है, जो मेटल होता है वो किसके कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, गैसेस की वगैरह कांटेक्ट में आता है ना, एयर वगैरह के कांटेक्ट में आता है। तो ये क्या है, उसी के बेसिस पे कि किसके कांटेक्ट में आके आपका कोरोजन हो रहा है। तो जनरली हम कोरोजन को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका डायरेक्ट कोरोजन, दूसरा होता है सॉरी ड्राई कोरोजन, और दूसरा होता है आपका वेट कोरोजन। ओके, ड्राई कोरोजन में क्या होता है, जो कोरोजन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, ड्राई गैसेस, मतलब कोई भी मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर की एब्सेंस होगी, बस ड्राई गैसेस आपके पास प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और आपका वेट कोरोजन क्या होता है, जब आपका जो कोरोजन होता है वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है, कोई भी ड्राई चीजें नहीं है, सिर्फ मॉइस्चर वहां पे प्रेजेंट है, एक्वस मीडियम प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, उसकी वजह से अगर आपका कोरोजन हो तो उसे आप बोलते हैं वेट कोरोजन। ओके, और इस जैसे यहाँ पर ड्राई कोरोजन के आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट केमिकल एक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं डायरेक्ट कोरोजन। तो ड्राई कोरोजन को क्या है, डायरेक्ट कोरोजन भी बोला जाता है। सिमिलरली वेट कोरोजन को आप इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी बोलते हैं। ओके, और इस वेट कोरोजन के रिस्पेक्ट में हम लोगों को क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी भी पढ़ने को मिलती है। यानी कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन हम किसके लिए पढ़ते हैं, वेट कोरोजन के लिए। ठीक है, तो वेट कोरोजन को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे हमारा क्या है, किसी मॉइस्चर की प्रेजेंस में आके कोई मेटल कोरोड हो जा रहा है। स्पेशली हम लोग यहाँ पर आयरन की रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन देखेंगे, जो आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस से देखते हुए आ रहे हैं। तो इसी का एग्जांपल लेते हुए हम देखेंगे कि कैसे वेट कोरोजन की वजह से, कैसे किसी मॉइस्चर, कैसे एक्वस मीडियम की वजह से हमारा आयरन जो है वो कोरोड होता है। और यहाँ पर को हम लोग कोरोजन जो देखने वाले हैं वो हमारा कैसा कोरोजन होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। इतना हुआ। तो यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, सारी चीजें स्टेप वाइज दिखाऊंगी। लास्टली में हम लोग फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये जो रिएक्शन चल रही है, ये जो हमारी कोरोजन की थ्योरी है, इसमें जो हमारी कोरोजन चल रहा है, रिएक्शन जो हमारी चल रही है, इसके रेट को अफेक्ट करती है। तो वो फैक्टर्स भी हम लास्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्टली हम लोग थोड़ा सा कोरोजन को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी भी तो जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज कोरोजन। तो सिंपली आप डिफाइन करिएगा कोरोजन को कि कोरोजन इज डिफाइंड एज अ डिस्ट्रक्शन एंड डिटीरियोरेशन ऑफ अ मेटल and its alloy and consequent loss of a metal caused due to a direct chemical action or a electrochemical reaction with its environment। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम बोल रहे हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन मीन्स अगर कोई आपके पास मेटल है या फिर उसका एलॉय ही है, अगर उसमें आप क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर डिटीरियोरेशन अगर उसका हो रहा है, किस जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ये मेटल है, आपका जो एलॉय है वो क्या करेगा, कंसिक्वेंटली क्या होगा, आपको क्या पता देखने को मिलेगा कि मेटल क्या है, वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। ये तो आपका बेसिक है ना, कि जब भी आपका मेटल है उसमें अगर कोरोजन हो रहा है तो मेटल क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। ठीक है, कोरोड होने के बाद किसकी वजह से हो रहा है, कॉज ड्यू टू ए डायरेक्ट केमिकल एक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो देखो डायरेक्ट केमिकल एक्शन मतलब क्या हुआ, ड्राई कोरोजन की वजह से। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या हुआ, वेट कोरोजन की वजह से। यही चीज तो मैं आपको बताना चाह रही थी। तो ड्राई कोरोजन मतलब क्या होता है ना, अगर आपने क्या ड्राई कंडीशन में किया तो उसे आप डायरेक्ट केमिकल एक्शन भी बोलते हैं। और वेट कोरोजन क्या हुआ, अगर वेट कंडीशन में मॉइस्चर की वजह से हुआ तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। मतलब ड्यूरिंग कोरोजन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी बोलते हैं। और उसी के लिए हमने इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन थ्योरी को डिस्कस करना है। आसान है, विद इट्स एनवायरमेंट, जो कि आपको क्या है, मेटल के एनवायरमेंट से ऑब्टेन होता है। तो ये बेसिक कोरोजन के लिए आप डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोरोजन के लिए पॉइंट्स बता दीजिएगा। ये बोल रहा है सम मेटल अंडरगोस कोरोजन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, वाटर एंड द अदर सब्सटेंस। तो आपको पता है मेटल कोरोड कब होता है, जब वो एयर के साथ, वाटर के साथ, या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, दूसरी कंडीशन के साथ क्या है, एक्सपोज होता है, या फिर आप उसको हो सकते हैं उसके कांटेक्ट में आता है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है द प्राइमरी फैक्टर विच इनिशिएट
कोरोजन ऑफ अ मेटल आर द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द वाटर। तो ये बोल रहा है जो प्राइमरी फैक्टर्स है जो कोरोजन को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करता है, वो आपके फैक्टर्स क्या हैं, जो आपके एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये होते हैं आपके प्राइमरी फैक्टर जो कोरोजन को इनिशिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कोरोजन इज अ नेचुरल फिनोमेना। आपको पता है कोरोजन एक नेचुरल फिनोमेना है, खुद ब खुद नेचर में प्रोसीड होता है, ठीक है। और उसके साथ नीचे लिखा हुआ है, ये भी ऐड कर दीजिएगा कि कोरोजन इज अ नेचुरल फिनोमेना। साथ ही साथ ये टाइप की स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि कोरोजन खुद ब खुद हो रहा है, हम तो नहीं करा रहे कोरोजन को। साथ ही साथ एक टाइप की इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है, क्योंकि अगर एक मेटल, कोई भी मेटल कोरोड हो गया तो वो आपको दोबारा से रिफाइंड फॉर्म में आपको ऑब्टेन नहीं होगा। इतना हुआ ना, तो ये पॉइंट ऐड कर दीजिएगा। बाकी क्या बोल रहा है, जैसे इसने बोला कोरोजन इज अ नेचुरल फिनोमेना, उसके बोल रहा है दैट कन्वर्ट रिफाइंड मेटल इनटू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड, हाइड्राइड एंड सल्फाइड। तो होता क्या है, ये बोल रहा है कोरोजन में क्या होता है, जो आपका रिफाइंड मेटल होता है, ठीक है, ये रिफाइंड मेटल क्या है, केमिकली स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब वो अपने क्या है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर अपने सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसने रस्ट का एग्जांपल दिया है, हमने हमारा क्या लिया, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि आपने पहले अपना आयरन जो है, Fe जो है, वो रिफाइंड स्टेट में लिया था, यानी कि वो आपका क्या है, Fe मेटल है, वो रिफाइन है, ठीक है। इसको आपने क्या किया, अब ये क्या है, कोरोजन की वजह से क्या है, अपने क्या है, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। स्टेबल फॉर्म मतलब अपना ऑक्साइड, हाइड्राइड एंड सल्फाइड। तो यहाँ पे देखो आपका Fe जो है वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फेरस ऑक्साइड, और जिसे आप बोलते हैं रस्ट, तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड में। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोरोजन की वजह से तो हुआ। तो वही चीज बोल रहा है कि कोरोजन की वजह से जो आपका रिफाइंड मेटल है, जो आपका Fe रिफाइंड था पहले मेटल, ये क्या हो गया, कोरोजन की वजह से केमिकली स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। केमिकली स्टेबल फॉर्म मतलब या फिर अपने ऑक्साइड, हाइड्राइड एंड सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया। जैसे Fe क्या है, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3, ठीक है। इतना कर लेंगे। और लास्टली यहाँ पर लिखा है ड्यू टू कोरोजन मेटल जो है वो अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो ये प्रॉपर्टीज आप कोरोजन की ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब एग्जाम्पल जो हम लोग लेने वाले हैं, अभी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए थ्योरी के लिए, तो वो है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लिखा है रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन में बी अकर इन एन ड्राई एनवायरमेंट एज वेल एज द एक्वस मीडियम। जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये आपका क्या है, ये कोरोजन आपका ड्राई एनवायरमेंट में भी हो सकता है और एक्वस मीडियम में भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि कोरोजन के हमारे टू टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको डिस्कस करा दिया। एक होता है ड्राई कोरोजन, एक होता है वेट कोरोजन। ड्राई कोरोजन को आप क्या बोलते हैं, डायरेक्ट केमिकल एक्शन भी बोलते हैं और डायरेक्ट कोरोजन भी बोलते हैं। वेट कोरोजन को आप केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्राई कोरोजन में क्या होगा, तो देखो मैंने बता दिया, ड्राई कोरोजन किसकी वजह से होगा, ड्राई गैसेस की वजह से होगा। तो सेम चीज यहाँ पर लिखी, ये बोल रहा है ड्राई कोरोजन अकर इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। जो ड्राई कोरोजन है वो कहाँ अकर करेगा, अब्सेंस ऑफ ए मॉइस्चर में अकर करेगा। मॉइस्चर तो हो गया ना मी, और कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम, और क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम की वहां पर को क्या होगी, अब्सेंस होगी, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो किसकी वजह से होगा, तो लिखा हुआ है ड्राई कोरोजन अकर ड्यू टू द डायरेक्ट अटैक ऑफ अ मेटल बाय अ गैसेस, ठीक है। तो कब होगा डायरेक्ट ड्राई कोरोजन आपका, जब आपका जो मेटल है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आएगा, ड्राई गैसेस के कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद वहां पर रिएक्शन होगी, आपका कोरोजन प्रोसेस होगी। इतना हुआ। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा है द अटैक of a dry gas such as a O2, halogen, H2S, SO2, etc. on a metal to form an oxide layer over the surface. However, the process is not common. तो यहाँ पर एग्जांपल लिखा है कि जैसे आपकी ड्राई गैसेस, आपने O2 ले ली, हेलोजन ले लिया, H2S ले लिया, SO2 हो गया, तो ये आपकी ड्राई गैसेस है। अगर ये किसी मेटल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करती है तो यहाँ पे जो हमारा कोरोजन होगा उसे हम ड्राई कोरोजन कहेंगे। लेकिन ये जो हमारा ड्राई कोरोजन होता है वो बहुत कॉमन नहीं होता, ठीक है, बहुत रेयरली हमको ऑब्जर्व होता है। ओके, नेक्स्ट हो गया वेट कोरोजन। वेट कोरोजन में क्या होगा, वेट कोरोजन में ये होगा कि हमारा जो कोरोजन होगा वो किसी वेट यानी कि मॉइस्चर एक्वस मीडियम में होगा। तो सेम चीज लिखिए कि वेट कोरोजन इन्वॉल्व द रिएक्शन एक्वस मीडियम। आपको यहाँ पर को क्या देखने को मिलेगा, एक्वस मीडियम देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा है द कंडक्टिंग सरफेस ऑफ अ मेटल अंडरगोज द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद ए मॉइस्चर ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एन एटमॉस्फेयर। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपकी कंडक्टिंग सरफेस है मेटल की, वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करते हुए देखने को मिलेगी
तभी हम इसे इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, मेटल की सरफेस में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी, गैल्वेनिक सेल जैसा बनता है ना, जैसे हमने डिस्कस किया था, वैसा ही आपको मेटल की सरफेस पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। किसकी वजह से? मॉइस्चर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो इसका कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसी की हेल्प से हम लोग आगे को डिस्कस करेंगे। आगे क्या बोल रहा है? वेट कोरोजन कैन बी बैटरली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, क्योंकि हमें पता है वेट कोरोजन में आपको क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है मेटल के सरफेस के ऊपर। इतना हुआ ना, तो इतना कर लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग अपने पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाते हैं, जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, तो पहले मैं देखूं यहाँ पे आपको जस्ट थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ, देन उसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म वगैरह कि कैसे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन में क्या करेंगे? कोरोजन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो वो रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बोलता क्या है, पहले थ्योरी को अगर हम डिस्कस करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन मतलब क्या है? ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल ऑफ थ्योरी ऑफ कोरोजन आपको क्या बोलता है? ये बोल रहा है कोरोजन ऑफ मेटल, आपका जो मेटल है वो कोरोड तब होगा अगर ड्यू टू ए फॉलोइंग चेंजेस, जब उसमें क्या होगा, ये 3 फॉलोइंग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जब वो क्या होगा? व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट, जब आपका मेटल क्या है, किसी एनवायरनमेंट में एक्सपोज होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी मेटल आपका तब कोरोड होगा जब उसमें आपको ये 3 चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये 3 चेंजेस क्या है वो मैं आपको पहले डिस्कस कराती हूँ। पहला चेंज आपको ये बोल रहा है, a large number of a minute galvanic cell are formed which act as a anodic as well as the cathodic area। तो देखो, अभी तक आप गैल्वेनिक सेल तो आपने पढ़ी हुई है ना, गैल्वेनिक सेल में कैथोड एनोड ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, रिएक्शन कैसे हो रही है। तो वही चीज आपको बोल रहा है कि आपका जो मेटल है, ठीक है, जिसके ऊपर आप कोरोजन देखने वाले हो, इस मेटल के सरफेस के ऊपर क्या आपको नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल मिलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एनोड और नंबर ऑफ कैथोड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल आपको देखने को मिलेगी। तो ये बोले लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट गैल्वेनिक सेल आर फॉर्म, गैल्वेनिक सेल फॉर्म्ड होगी, और अगर गैल्वेनिक सेल फॉर्म होगी तो इसमें कैथोड और एनोड भी है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विच एक्ट एज अ एनोडिक एज वेल एज द कैथोडिक एरिया, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, अगर आपके पास एक एनोडिक एरिया और एक कैथोडिक एरिया, एनोडिक एरिया और कैथोडिक एरिया मतलब एक एनोड पॉइंट है, एक कैथोड पॉइंट है, ठीक है। तो एनोड में क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर रहा है। ये बोल रहा है एट एनोड, एनोड में क्या होता है, जो आपका ये मेटल है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो अगर यहाँ पर इस पॉइंट पे एनोड को मैं कंसीडर कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका क्या होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि मैं पहले एनोड कंसीडर नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं बोलूं कि अगर मेटल के किसी भी पॉइंट पे क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब मेटल अपने से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। तो उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी, वो मेरा एनोड पॉइंट है, ठीक है, वो आपका एनोडिक एरिया, ठीक है। तो ये बोला है एट एनोड, एनोड में आपको क्या देखने को मिलेगा, एट एनोड द मेटल अंडरगोस ऑक्सीडेशन, मेटल क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। इतना हुआ। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए ना, ये कहाँ की ओर माइग्रेट होंगे, माइग्रेट टुवर्ड द कैथोडिक रीजन, क्योंकि आपके पास एक एनोडिक रीजन है, एक आपके पास कैथोडिक रीजन है, समझ में है। तो एनोडिक रीजन से जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए वो कहाँ जा रहे हैं, कैथोडिक रीजन। और कैथोडिक रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑक्सीजन ऑफ द एटमोस्फेयर अंडरगोस रिडक्शन इन एन कैथोडिक एरिया इन द प्रेजेंस ऑफ ए मॉइस्चर फॉर्मिंग ए हाइड्रोक्साइड आयन। तो होगा क्या, कैथोडिक एरिया में क्या होगा, आपके पास जो मॉइस्चर था, मॉइस्चर में क्या होगा, जो आपके ऑक्सीजन वगैरह है, वहां पे क्या होगा, आपका जो ये ऑक्सीजन है इसका क्या होगा, आप रिडक्शन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपके हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर आप सिंपली ये बोलो कि आपके कैथोडिक रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन देखने को मिलेगा, और उस रिडक्शन की वजह से आपको हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होंगे। इतना हुआ। तो सिंपली मैं अभी आपको इसका रिएक्शन नीचे समझाऊंगी तो आपको और क्लियर होगा। अभी जस्ट इतनी चीज माइंड पर रखो कि थ्योरी ने आपको ये 3 पॉइंट की बात की थी। पहला पॉइंट ये बोला था कि आपके जो मेटल है, मेटल की सरफेस में आपको नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल देखने को मिलेंगी, माइन्यूट गैल्वेनिक सेल, और वो गैल्वेनिक सेल अगर आपको ऑब्टेन हो रही है तो आपको वहां पर एक एनोडिक एरिया और कैथोडिक एरिया मिलेगा, ठीक है। अगर एनोडिक एरिया और कैथोडिक एरिया है तो एनोड में क्या होगा, ये बोल रहा है एनोड में क्या होगा, मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है इट मींस ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। तो इस पॉइंट पे एनोडिक एरिया में क्या है, जो आपका मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लिबरेट करेगा, बाहर फेंकेगा, ठीक है।
है। अब ये जो बाहर गए हुए इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे, कैथोडिक रीजन में जाएंगे। कैथोडिक रीजन में ये क्या है, रिडक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन का रिडक्शन कराएंगे और उसे हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देंगे। बस इतनी सी बात थी, इतना कर लेंगे। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म पे अगर मैं आपको बात कराऊं तो जो हमने अभी डिस्कस किया उसी को एक्सप्लेन करना है। तो देखो मैकेनिज्म में क्या बोल रहा है, तो पहले मैं आपको किसी मेटल का, जिसको जैसे हम लोग यहाँ पर को किसकी बात कर रहे हैं, Fe की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी में हम रस्टिंग शो कर रहे हैं। तो Fe का क्या है, एनोडिक एरिया बताती हूँ। तो देखो एनोडिक रीजन में क्या हो रहा है, तो बोल रहा है एनोडिक रीजन में क्या हुआ, आपको पता है एनोड में क्या होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। तो मेटल अंडरगोस ऑक्सीडाइज होगा, और अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एम मेरा मेटल है, इसका हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। बहुत गंदी लाइन हो गई, इसमें हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन कराया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हमारा ऑक्सीडेशन हुआ। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या करेगा, आयन को, इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा। तो अगर इसने n नंबर के इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर दिए तो मैंने इसके ऊपर क्या है, n नंबर का पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेटल था, मेटल हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन के थ्रू मेटल आयन में, ठीक है। इतना हुआ। अब क्या है, एग्जाम्पल के लिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग आयरन का एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं तो हम क्यों ना आयरन को एग्जाम्पल में कंसिडर करते हुए लेके चले। तो हमने क्या लिया, मेटल की प्लेस में आयरन को ले लिया, Fe को ले लिया। और अगर हमने Fe में क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, तो Fe ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2 पॉजिटिव में। यानी कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया, तो हमने +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लिया। तो बस एनोडिक रीजन में आपका इतना हो रहा है। एनोड में आपने जस्ट ऑक्सीडेशन कराना, ये हम गैल्वेनिक सेल में भी पढ़ चुके हैं, इतना हुआ। अब हम लोग कैथोडिक रीजन पे जाते हैं कि कैथोडिक रीजन में क्या हुआ। तो ये बोल रहा था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आता है एनोड, जो आपके एनोड में ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो कहाँ की ओर माइग्रेट होंगे, माइग्रेट टू ए कैथोडिक रीजन, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को, जो आपके मॉइस्चर में, आपके एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करके हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देंगे। इतना हुआ। अब यहाँ पर को क्या बोल रहा है, आपकी जो कैथोडिक रीजन है ना, यहाँ पर को अलग अलग टाइप की कैथोडिक रिएक्शन होती है, ठीक है। अलग अलग टाइप की कैथोडिक रिएक्शन मतलब मैंने यहाँ पर आपको 4 कैथोडिक रिएक्शन बनाई है, देखते हैं कौन कौन सी है। दूसरा इंक यूज कर लेती हूँ। देखिए पहला ये बोल रहा है कि अगर सपोज आपके पास क्या है, एनवायरनमेंट में एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, तो ये बोल रहा है इन एसिडिक मीडियम इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एसिडिक मीडियम है और ऑक्सीजन की अगर अब्सेंस है तो आपका जो ये हाइड्रोजन आयन है उसको आप रिड्यूस करेंगे हाइड्रोजन गैस में। यानी कि आपके पास क्या होगा, देखो ना, आपका यहाँ पर जो आपका ये पूरा मेटल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो मेटल के पास क्या क्या होगा, मैं आपको अगर ऐसे बताऊं ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैंने ये लिख रखा है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखो हमारे एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें प्रेजेंट है ना, हमारे एनवायरनमेंट में हमारे पास CO2 भी है, वाटर भी है, इनकी मॉइस्चर भी है, ठीक है। तो CO2 और वाटर मिलके क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में H2CO3 बना सकते हैं, यानी कि कार्बोनिक एसिड बना सकते हैं। और ये कार्बोनिक एसिड अगर ये डिकम्पोज हो गया, अगर ये टूटा, तो ये H2 पॉजिटिव आयन और CH3 नेगेटिव आयन में ब्रेक कर सकता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों आयन भी हमारे एनवायरनमेंट में हमारे पास प्रेजेंट है, ओके। बाकी हमारा जो H2 है, जो हमारा वाटर है, ये भी तो टूट सकता है। ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। यानी कि एनवायरनमेंट में हमारे पास ये दोनों आयन भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो ये चीज मुझे आपको पहले ही शो कर देनी चाहिए कि हमारे पास ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे बता रहा है, सुनिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये बोल रहा है अगर हमारे पास सपोज एसिडिक मीडियम है तो कैथोडिक रिएक्शन कैसे होगी। तो ये बोल रहे हैं एसिडिक मीडियम इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एसिडिक मीडियम भी है और ऑक्सीजन की क्या है, अब्सेंस है। तो होगा क्या, हमारी जो हाइड्रोजन आयंस हमारे जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ना, ये हमारे जो हाइड्रोजन आयंस हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन आयन का हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, जैसे हमने क्या है 2H पॉजिटिव आयन लिए, तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गया आपकी H2 गैस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इतना हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी क्या है, कैथोडिक रिएक्शन में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एसिडिक मीडियम है, ठीक है। अगर हम दूसरी कंडीशन भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, एसिडिक मीडियम ना होते हुए हमारे पास कोई एक एल्कलाइन मीडियम है, तो ये बोले एल्कलाइन और इन द अब्सेंस ऑफ O2, यानी कि आपके पास एल्कलाइन मीडियम है और अभी भी क्या है, अब्सेंस किसकी है, ऑक्सीजन की अब्सेंस है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन होता तो हमारा डायरेक्ट हम लोग ऑक्सीजन का रिडक्शन करके हाइड्रोक्साइड आयन बना लेते, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन की अब्सेंस शो कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ अल्कलाइन एंड इन द अब्सेंस ऑफ अ ऑक्सीजन द कैथोडिक रिएक्शन, अगर आपका क्या है, सॉल्यूशन अल्कलाइन है और अब्सेंस किसकी है, ऑक्सीजन की अब्सेंस है, तो कैथोडिक रिएक्शन में क्या होगा, आपका वाटर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन जाते हुए क्या बनाएंगे,
2OH नेगेटिव यानी कि यहाँ पर हाइड्रोक्सी बनाया और आपको क्या मिला, H2 गैस मिली, इतना हुआ। अगला तीसरी कंडीशन ये बोल रहा है इन अ न्यूट्रल एंड एरिएटेड मीडियम, ठीक है, अगर आपका न्यूट्रल और एरिएटेड मीडियम है तो उस केस में क्या होगा, तो ये बोल रहा है व्हेन ए सॉल्यूशन इज आपका न्यूट्रल है तो उस केस में आपको हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होते हुए दिखेंगे। तो हमने क्या लिया, देखो न्यूट्रल है तो हमने लिया वाटर, यहाँ पर लिया है O2 हमने लिया है, इसका हमने अगर रिडक्शन किया, इसको हमने अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस दी तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा 4OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। ओके, लास्टली आपका फॉर्मेशन ऑफ अ कोरोजन प्रोडक्ट। अब आपका क्या है, कोरोजन प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कैथोडिक रिएक्शन भी देख ली, एनोडिक रिएक्शन भी देख ली। तो देखो ये क्या बोल रहा है लास्टली, ये बोल रहा है जो आपके हाइड्रोक्साइड आयन है वो माइग्रेट होंगे टुवर्ड्स द एनोड। आपने यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन बना, यहाँ भी बना आपका हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ भी बना, यहाँ नहीं बना था, ठीक है। इन दोनों स्टेप में यानी कि जब आपका अल्कलाइन मीडियम है और जब आपका न्यूट्रल मीडियम है, उन दोनों केस में हमको क्या मिला, कैथोडिक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड आयन मिला। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या बोल रहा है, कहाँ की ओर माइग्रेट होगा, माइग्रेट टुवर्ड द एनोड। ये कहाँ की ओर माइग्रेट हो रहा है, एनोड की ओर माइग्रेट हो रही है, ठीक है। और रिएक्ट विद द मेटल फ्री आयन, और जो आपके यहाँ पर जो मेटल फ्री आयन है जैसे Fe2 पॉजिटिव आयन है एनोड में, इनके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा कोरोजन प्रोडक्ट को, ठीक है। तो कैसे फॉर्म करेगा, नीचे आपको रिएक्शन में भी दिखाया गया है। हमारे पास क्या, एक कैथोडिक रीजन था, एक एनोडिक रीजन था। एनोडिक रीजन पे हमने ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन करा के हमें एंड प्रोडक्ट मिला Fe2 पॉजिटिव आयन। कैथोडिक रीजन पे भी हमने नंबर ऑफ रिएक्शंस कराए अलग अलग, और हमको क्या है जो एंड प्रोडक्ट मिला वो मिला हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर हम क्या है इन दोनों को, हमारा जो कैथोडिक और एनोडिक का एंड प्रोडक्ट है Fe2 पॉजिटिव आयन एंड 4OH नेगेटिव आयन, इनको अगर हम लोग आपस में रिएक्ट कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर फेरस हाइड्रोक्साइड मिल गया। तो ये फेरस और हाइड्रोक्साइड हमको फर्स्टली यहाँ पर को ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब अगर ये फेरस हाइड्रोक्साइड फर्दर रिएक्ट करे मतलब ये अगर क्या एनवायरमेंट में फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ रहा है, वाटर की प्रेजेंस में यानी कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में आ रहा, तो ये फिर रिएक्ट करके हमको क्या देगा, हमारा फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं Fe2O3.NH2O। तो ये बना आपका फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट। तो इसी फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट की वजह से, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट, आयरन में जो रस्ट लगता है वो इसी की वजह से लगता है। तो बस हमने ये चीज तो बताना है। तो देखो हमने क्या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कराते हुए, एक पॉइंट को एनोड एक पॉइंट को कैथोड कंसीडर कराते हुए रिएक्शंस के स्टेप दिखाते हुए रस्टिंग को शो कर दिया। तो इसी को तो शो करना है हमको किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन के अंदर। इतना हुआ ना। तो ये हमारी थ्योरी थी, इसकी मैकेनिज्म को हमने नीचे डिस्कस किया, ठीक है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोरोजन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, सुनिएगा, थ्योरी है। ये बोल रहे थे इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ कोरोजन आर, पहला है आपका नेचर ऑफ मेटल, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रो नेचर ऑफ मतलब आपका जो मेटल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है, उसके बेसिस पर आपका क्या है रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होती है कोरोजन की, ठीक है। कैसे, तो ये बोल रहा है पहला पॉइंट, ये बोल रहा है द मेटल अंडरगोस कोरोजन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। तो जो आपका मेटल क्या है कोरोजन शो कर रहा है, जिसमें मतलब जिसमें कोरोजन हो रहा है, तो उसका जो कोरोजन का रेट है वो डिपेंड करता है कि उस मेटल का नेचर किस टाइप का है, ठीक है। कैसे, ये बोल रहा है द मेटल विद द लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आर मोर रिएक्टिव देन द मेटल विद द हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। मतलब वो मेटल जिनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते भी है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू अगर किसी मेटल के लिए क्या है लोअर है यानी कि कम है, तो उसको आप ज्यादा रिएक्टिव कंसीडर करते हैं कंपेयर टू वो मेटल जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, हायर होती है। इट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आपका लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला जो आपका मेटल है वो ज्यादा रेडी है, ज्यादा रिएक्टिव है फॉर कोरोजन, ठीक है, कोरोजन कराने के लिए वो ज्यादा रेडी रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये बोल रहा है जो आपके एक्टिव मेटल होते हैं जैसे आपके पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, जिंक हो गया, इनके पास क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, लोअर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये आसानी से कोरोजन इनमें हम लोग शो कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, हमारे जो नोबल मेटल होते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह हो गया, इनके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो हायर होती है, जिस वजह से इनमें हम लोग कोरोजन क्या आसानी से ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो ये हमारे दो मतलब पहला फैक्टर हो गया जो हमारी क्या रेट ऑफ कोरोजन को अफेक्ट करता है। तो हमको ये मालूम पड़ गया कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हम जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लो है, जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो वो मेटल हमारे क्या है इजिली कोरोड हो जाएंगे कंपेयर टू वो मेटल जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हायर
रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट, यानी कि आपका जो कोरोजन होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बना है वो किस टाइप का है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा इफ द नेचर ऑफ ए कोरोड प्रोडक्ट इज एडहेरिएंट, insoluble, stable, non-volatile, non-porous with the low and the low ionic and electrical conductivity, then it acts as a protective film which prevent the further corrosion। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहे देखो ना, सपोज कीजिए आपके पास एक मेटल है और इस मेटल में क्या है, फर्स्टली कोरोजन हुआ और ये मेटल क्या हो गई, कोरोड हो गई। ठीक है, अगर ये मेटल कोरोड है तो इसका मतलब इसके सरफेस में क्या होगा, थोड़ा कोरोजन हुआ होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है अगर ये जो कोरोजन हुआ मेटल है, यानी कि ये जो कोरोजन प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर इस कोरोजन प्रोडक्ट का नेचर क्या होगा, एनहेरिएंट है, इंसॉल्युबल है, ठीक है, कैसा है, एडहेरिएंट है, इंसॉल्युबल है, स्टेबल है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन पोलर है, उसके साथ साथ इसके पास लो आयनिक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है अगर इस कोरोजन प्रोडक्ट के पास। ठीक है, तो ये कोरोजन प्रोडक्ट क्या है, फर्दर कोरोड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बोल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो ये कोरोजन की लेयर बनी हुई है ना, ये एक बैरियर, एक प्रोटेक्टिव फिल्म की तरह एक्ट करेगी, जो कि बाहर से अगर आपके पास कोरोजन के लिए एनवायरमेंट, सुटेबल एनवायरमेंट है, आपके पास मॉइस्चर है, एयर है, उसके बावजूद भी क्या है, ये आपके मेटल को कोरोड नहीं होने देगी, क्योंकि ये जो आपने कोरोजन पहले करा है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव फिल्म, एक बैरियर की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो वही बोल रहा है इफ द नेचर ऑफ कोरोड प्रोडक्ट, आपका जो कोरोड प्रोडक्ट है उसका नेचर कुछ इस टाइप का, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहाँ पर बताई, अगर ऐसी प्रॉपर्टी अगर वो शो कर रहा है तो वो क्या होगा, फर्दर कोरोड नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो कोरोजन की लेयर बनी है वो एक प्रोटेक्टिव फिल्म की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है द फिल्म जो है वो एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द फ्रेश मेटल सरफेस एंड द कोरोजन एनवायरमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसी का उल्टा हो गया कि अगर आपका कोरोजन प्रोडक्ट, आपका जो कोरोजन प्रोडक्ट है उसके पास इसी की कॉन्ट्रास्ट की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या थी, एडहेरिएंट थी, यहाँ पे क्या होगी, नॉन एडहेरिएंट होगी, इंसॉल्युबल, सॉल्युबल, स्टेबल, अनस्टेबल होगी, ऐसे ही होगी। ठीक है, तो इसी की उल्टी, इसी का कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर्टी अगर आपका कोई कोरोजन प्रोडक्ट शो कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, कोरोजन को प्रिवेंट नहीं किया जाता, कोरोजन लगातार चलते रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। इतना हुआ, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका कोरोजन प्रोडक्ट कैसा है, उसके बेसिस पे भी आप कोरोजन प्रोसेस का नेचर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए बोल रहा है इन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट मेटल लाइक AlCrTi etc फॉर्म अ प्रोटेक्टिव मेटल ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस व्हिच प्रिवेंट फर्दर कोरोजन। ठीक है, तो ये जो आपके मेटल है अगर आप इनको देखेंगे तो ये बोल रहा है ये क्या करता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में अपने सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। ऑक्साइड में मेटल ऑक्साइड की क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जो इनको कोरोजन करने से प्रिवेंट करती है। आपने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, स्टेनलेस स्टील जो होते हैं फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ Cr2O3 ऑन देयर सरफेस। तो स्टेनलेस स्टील जो होते हैं वो भी अपने सरफेस पे की है Cr2O3 की एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेते हैं, जिसकी वजह से आप इनको फर्दर कोरेट नहीं कर पाते। ठीक है, अगला बोल रहा है मेटल लाइक Zn Fe Cd Mg etc डू नॉट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। अगर ये जो मेटल्स हैं ये तो अपने सरफेस पे क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं फॉर्म कर पाते, अगर प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं बनेगी तो ये बैरियर क्रिएट नहीं करेगा, तो इन मेटल पे आप फर्दर कोरोजन करा सकते हैं। तो ये देयरफॉर ये बोल रहा है द रेट ऑफ कोरोजन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी रेट ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट कोरोजन रिएक्शन है वो क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंड करती है आपके नेचर ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट पे। ठीक है, इतना हुआ। अब आगे बात करते हैं, अगला है रेट ऑफ कैथोडिक एंड एनोडिक एरिया। ठीक है, तो रेशियो ऑफ कैथोडिक एंड एनोडिक एरिया का मतलब क्या है, ये बोल रहा है इफ द मेटल हैविंग ए स्मॉल एनोडिक एंड द लार्ज कैथोडिक एरिया देन द रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके किसी मेटल में एनोडिक रीजन तो आपका छोटा है और कैथोडिक रीजन आपका बड़ा है, तो उस केस में जो आपका रेट ऑफ कोरोजन होगा वो आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसी का कॉन्ट्रास्ट कि अगर आपकी किसी मेटल सरफेस पे एनोडिक रीजन तो बड़ा है लेकिन कैथोडिक रीजन छोटा है, तो उस केस में रेट ऑफ कोरोजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इतना कर लेंगे, बस ये हो गया आपका रेशियो ऑफ एनोडिक और कैथोडिक एरिया, यानी कि आपका एनोडिक कितना एरिया और कैथोडिक कितना एरिया, उसका आपने रेशियो बताना है, कौन ज्यादा होना चाहिए कौन सा कम होना चाहिए। ठीक है, नाउ अगला क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, मीडियम का नेचर कैसा है, तो मीडियम के नेचर में आपके दो फैक्टर आते हैं, एक होता है टेम्परेचर, एक होता है पीएच। तो ये बोल रहा है टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है इंक्रीज द टेम्परेचर रिजल्ट टू इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ एक्वस मीडियम एंड द रेट ऑफ कोरोजन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका मीडियम की कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, और अगर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी तो आपका रेट ऑफ कोरोजन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वाइस वर्सा मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा कि अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो आपका कंडक्टेंस क्या हो
जाएगी, आपकी मीडियम की कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी और कोरोजन का रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब पीएच कैसे अफेक्ट करता है, तो ये बोल रहा रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज विद डिक्रीज द पीएच। अगर आप जितना पीएच घटाएंगे उतना आपका कोरोजन बढ़ेगा, और जितना पीएच आप बढ़ाएंगे उतना कोरोजन आपका घटेगा। इतना दोनों क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे टेम्परेचर के साथ कोरोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रेट ऑफ कोरोजन क्या था, रेट ऑफ कोरोजन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, लेकिन रेट ऑफ कोरोजन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब इसने कंडीशन दी है, काफी आसान है, सुनिएगा। पहला बोल रहा है पीएच इज ग्रेटर देन 10। अगर ये बोल रहा है अगर आपके पास ऐसा मीडियम है जिसका पीएच क्या है 10 से ज्यादा है, तो हमने क्या बोला था, जितना ज्यादा पीएच होगा उतना कम कोरोजन होगा। तो होता क्या है, अगर पीएच की वैल्यू देखो 10 से ज्यादा है, इट मींस पीएच आपका हाई है, तो कोरोजन कम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका पीएच 10 से ज्यादा होता है किसी भी मीडियम का, तो उस केस में क्या होता है, जो आपका मेटल है वो अपने सरफेस पे क्या एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, एक बैरियर क्रिएट कर देता है। उस बैरियर की वजह से आपका जो मेटल है वो कोरोड नहीं हो पाता, तो यहाँ पे रेट ऑफ कोरोजन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपका पीएच रेंज क्या है 3 to 10 है, यानी कि 10 से और 3 के बीच में, यानी कि मॉडरेट है, तो उस केस में क्या होगा, आपका कोरोजन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि आपके एनवायरमेंट में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं कितना ऑक्सीजन आपके कैथोडिक रीजन में अवेलेबल है फॉर रिडक्शन। आप और कैथोडिक रीजन में क्या रिडक्शन कराते हैं ऑक्सीजन का, इसे हाइड्रोक्सी आयन में कन्वर्ट करते हैं। तो वही बोल रहा है, अगर आपका पीएच मॉडरेट है तो उस केस में डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, कि आपके पास आपके एनवायरमेंट में आपके कैथोडिक एरिया में कितना ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट है रिडक्शन के लिए। तो ये बोल रहा है अगर आपके पास ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है रिडक्शन के लिए, तो रेट ऑफ कोरोजन बढ़ जाएगा। अगर क्या होगा, आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगा कैथोडिक रीजन में रिडक्शन के लिए, तो आपका कोरोजन रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और लास्टली लास्ट फैक्टर आपका क्या, अगर पीएच क्या होगा, बहुत कम है, 3 से भी कम है, 3 से भी कम पीएच है, तो उस केस में तो रेट ऑफ कोरोजन आपका हाई ही बनना है। इतना हुआ। तो ये सारी चीजें हमने कोरोजन थ्योरी के अंदर डिस्कस करनी थी, ठीक है। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। मैंने काफी बहुत जल्दी से मतलब निपटाया है ये, क्योंकि लाइट वगैरह भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, अपलोड पता नहीं कब होगी। तो अभी जस्ट मैं ट्राई करूंगी मैं जल्दी अपलोड कर दूं इसको। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर लेते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो तब तक के लिए लेक्चर को फिनिश करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।